नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 113 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 113 का संबंध आधुनिक राजनीतिक दर्शन से है, जहां इस पीडीएफ में टोटल 10 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वर्ग विभेद पर मार्क्स के दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। इससे पहले हम यह समझें कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, वर्ग विभेद पर कार्ल मार्क्स क्या विचार रखते हैं, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो देखो, कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि मनुष्य का अगर आप इतिहास जानोगे तो इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष से भरा हुआ है, जहां पर हमेशा एक वर्ग ऐसा होता है जो पूंजीपति वर्ग होता है, धनवान वर्ग होता है, और उत्पादन के सारे साधनों पर यह नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग काम कर रहा होता है और ये वर्ग होता है मजदूरों का। तो एक वर्ग है जो पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग की संख्या ज़्यादा होती है जबकि पूंजीपति वर्ग की संख्या कम होती है। ये पूंजीपति वर्ग उत्पादन के सारे साधनों पर कंट्रोल करता है और ये मजदूर इनके लिए काम करते हैं। मजदूर अपना श्रम बेचता है, लेकिन श्रम बेचने के बाद उसे उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये पूंजीपति वर्ग रख लेता है। ऐसे में धीरे धीरे ये लोग गरीब पे गरीब होते जाते हैं और ये लोग अमीर पे अमीर होते जाते हैं। एक दिन फिर ये मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा और यही संघर्ष जो होगा इसे ही वर्ग संघर्ष का नाम दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं ये यहाँ पर समझानी है आपको। अब इसे लिखना कैसे है अब हम ये समझ रहे हैं। देखो, कार्ल मार्क्स की बात करोगे तो जर्मन के एक प्रमुख फिलोसफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने क्लास डिवीजन की थ्योरी दी है, वर्ग भेद की थ्योरी दी है, और इन्होंने कहा है कि समाज की आर्थिक संरचना इस तरीके से बनी हुई है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वर्ग भेद होता ही होता है। मार्क्स के अनुसार अगर आप समाज का इतिहास पढ़ोगे तो वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। अब वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी हैं वो सुनो। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में वर्ग विभेद का जो आधार है वो है उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर जो क्लास नियंत्रण रखती है वो प्रभुत्वशाली होती है, सारी पावर उसके पास होती है, जबकि जो अन्य वर्ग होते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं। तो क्या होता है, कार्ल मार्क्स कह रहा है दो टाइप का वर्ग है। एक वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर रहा है, और एक वर्ग ऐसा है जो उनके कंट्रोल में रह रहा है, जो कि मजदूर वर्ग है। ऐसे में बुजुर्गा वर्ग वह वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रख रहा है, यानी कि पूंजीपति वर्ग, जबकि प्रोलेटारिएट वर्ग वह है जो मजदूर के लिए काम कर रहा है और अपने श्रम बेच रहा है, मेहनत बेच रहा है। और इन दोनों वर्ग के बीच में संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के आर्थिक हित अलग हैं। बुजुर्गा वर्ग यह सोच रहा है कि, यानी कि पूंजीपति वर्ग यह सोच रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके और अपने लाभ में से कम खर्च करना पड़े। मजदूर वर्ग यह सोच रहा है कि वो इतनी मजदूरी कर रहा है फिर भी उसे उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। परिणामतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये भी कहता है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों से भरा हुआ है, और ये संघर्ष हमेशा इसलिए होता है क्योंकि धनी वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण करता है, और इस संघर्ष की वजह से समाज में परिवर्तन होते हैं और लगातार समाज में क्लास सोसाइटी बनती रहती है। मजदूर अपने श्रम से जो मूल्य पैदा करता है वो उसके वेतन से अधिक होता है, लेकिन पूंजीपति उसका वो वेतन देना ही नहीं चाहता जितना वेतन उसे मिलना चाहिए, और यही शोषण का मूल है। और इसी वजह से वर्ग विभेद होता है, एक हाई क्लास हो जाती है और एक लो क्लास। निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्ग विभेद आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है और वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन है। मार्क्स ये कहते हैं कि मजदूर वर्ग को इकट्ठा होकर क्रांति कर देनी चाहिए और अमीरों से अपना हक छीन लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन आया कि वर्ग विभेद पर मार्क्स की धारणा क्या है या मार्क्स के विचार क्या हैं, तो मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, कि पूंजीवाद पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, पूंजीवाद को इंग्लिश में कैपिटलिज्म बोलते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है, इसे हम अगर एक शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे समझें कि हाँ भाई लोकल लैंग्वेज में, तो पूंजीवाद का मतलब होता है एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना कंपटीशन ज़्यादा होता है और हर एक व्यक्ति को ये मौका मिलता है कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। जिसके पास क्वालिटी होती है वो प्राइवेट सेक्टर में टिक जाता है, जिसके पास क्वालिटी नहीं होती है वो बाहर हो जाता है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है, एक इकोनॉमी का ऐसा मॉडल है जो निजी स्वामित्व के सिद्धांतों पर चलता है, प्राइवेट सेक्टर के सिद्धांतों पर चलता है। ये बाजार आधारित व्यापार है। इस प्रणाली में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, कारखाने, मशीन, पूंजी, ये सब निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। पूंजीवाद का मेन उद्देश्य ये होता है कि कॉस्टिंग कम से कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम आए। 15वीं-16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद यह व्यवस्था आई है। पूंजीवाद की पहली विशेषता यह है कि इसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है, यानी कि निजी स्वामित्व होता है।
उत्पादन के सभी साधन पर निजी स्वामित्व या किसी कंपनी का नियंत्रण होता है। मुक्त बाजार प्रणाली होती है, यानी कि फ्री मार्केट सिस्टम होता है। फ्री मार्केट सिस्टम का मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और डिमांड और सप्लाई ही प्राइस को भी तय करेंगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है। क्वालिटी अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि पता है कि भाई दूसरा बंदा भी सामान बना के बेच सकता है, और इनोवेटिव चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। तो पूंजीवाद की पहली विशेषता क्या है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा, यानी कोई एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होगा, या फिर कोई व्यक्तियों का एक समूह होगा, कंपनी होगी, संस्था होगी। दूसरा, मुक्त बाजार प्रणाली होगी, डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलेगी। लाभ और पूंजी संचय, तो इसका मेन उद्देश्य होगा लाभ कमाना और अधिक से अधिक मुनाफे को अर्जित करना। कंपटीशन रहेगा, प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अब प्रतिस्पर्धा की वजह से कॉस्टिंग में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। लाभ क्या है? लाभ यह है कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है पूंजीवादी व्यवस्था में। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज गति से होता है, तकनीक बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, विश्व के व्यापार को बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कस्टमर के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्वालिटी अलग अलग प्रकार की होती है, मांग और पूर्ति के नियमों पर बाजार चलता है। लेकिन पूंजीवाद की कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत यह है कि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। पूंजीवाद में धन का असमान वितरण होता है, जिससे असमानता पैदा होती है। अमीर गरीब के बीच की खाइयाँ बढ़ जाती हैं। कुछ लोग और कुछ कंपनियों के पास इतनी संपत्ति हो जाती है, इतनी संपत्ति हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, जबकि कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये सब पूंजीवाद की वजह से है। पूंजीवाद शोषण को बढ़ावा देता है। लाभ कमाने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण किया जाता है। बेहतर मजदूरों के लिए बेहतर कार्यस्थल हो सके, इसके लिए ट्रेड यूनियन भी बनी है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक लालच दिक्कत पैदा करती है। ज़्यादा उत्पादन हो, ज़्यादा उपभोग हो, पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे कि आज आप देख रहे हो, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, प्लास्टिक की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सब मानवीय जो अवगुण है उनका परिणाम है ये। निष्कर्ष ये निकलता है कि पूंजीवाद ने विश्व की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। एक तरफ पूंजीवाद देश की डेवलपमेंट को तो बढ़ावा दे रहा है, प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं असमानता को भी पैदा किया है। एक तरफ करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण पूंजीवाद है, क्योंकि मजदूरों को ना उनकी इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। इस वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख देता है, और मात्र कुछ चंद सैलरी में निपटा देता है मजदूरों को। मजदूर के पास भी ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पूंजीवाद की विशेषताएं बताओ, वर्ष संघर्ष पर मार्क्सवादी विचारधारा बताओ, मैं आशा करता हूं इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अलेक्जेंड्रा कोलोतई की महिलाओं की स्थिति के प्रति योगदान पर विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अलेक्जेंड्रा कोलोतई की बात करोगे तो इनका संबंध रूस से था। ये एक प्रमुख रूसी क्रांतिकारी थी, एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी थी और फेमिनिस्ट भी थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात करी है, महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात करी है। सोवियत संघ में महिला मुक्ति के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है। क्या क्या योगदान रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर फेमिनिस्ट हैं तो ये महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगी। तो कोलोतई ने महिलाओं की मुक्ति को समाजवादी आंदोलन का अनिवार्य हिस्सा माना है। उनका ये मानना था कि महिलाओं को अपने आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ताकि समाज में उन्हें समानता मिल सके और नारी शक्ति प्रदर्शित हो सके। उन्होंने कहा कि जो वर्क प्लेस होता है, यानी कि जहाँ पर लोग नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जब सोवियत संघ बना था तो कोलोतई सोवियत सरकार में उच्च पद पर थी, तो उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई काम किए थे। उन्होंने परिवार कानून में सुधार का समर्थन किया, विवाह और तलाक की प्रक्रिया को सरल किया गया, जिससे महिलाओं को स्वतंत्र कानूनी पहचान मिली। यानी कि आप सभी को पता है, रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, जिसे लेनिन क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद 15 देशों का एक समूह बना, और समूह का नाम क्या था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में जब नई सरकार बनी और राष्ट्रपति बने व्लादिमीर लेनिन, तो उस लेनिन सरकार में कोलोतई भी जो थी वो एक उच्च पद पर थी, और ऐसे में इन्होंने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए अधिकारों का निर्माण करवाया। महिला संगठन कोलोतई ने बहुत सारे महिलाओं संगठनों के लिए काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया और महिलाओं के रोजगार के लिए भी काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स की शुरुआत करवाई, ताकि महिलाएं को ट्रेनिंग दी जा सके और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और समाज में एक अच्छी भूमिका निभा सकें। उन्होंने मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए भी सामाजिक प्रावधानों की स्थापना करी। और अगर आप सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें यह था कि बेसिक नीड
सरकार प्रोवाइड करवाएगी। माताओं के लिए डे केयर सेंटर बनाए गए थे, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। कोलोतई ने महिलाओं को नया मोर्चा, महिलाओं का प्रश्न, ऐसे कई सारे लेख लिखे हैं और अपनी पद का, अपनी सरकार का इस्तेमाल महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए और महिला समानता के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। इनकी पुस्तकों को पढ़ोगे, इनके निबंध को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे विचार प्राप्त होंगे जिसके माध्यम से नारीवादी चेतना को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम अलेक्जेंड्रा कोलोतई की बात करें तो ये उन महान महिलाओं में से एक रही हैं जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किया है। उनकी जो पहल है, उन पहल के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में महिलाओं को कार्य क्षेत्र पर सुरक्षा मिली है, राजनीति और समाज में बहुत सारे अवसर मिले हैं। उनका दृष्टिकोण आज भी जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो महिला के अधिकारों की बात करते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके प्रयासों से न केवल रूस में बल्कि विश्व के स्तर पर महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलते हैं उनको विचार मिले हैं। तो 3 क्वेश्चन अब तक हम पढ़ चुके हैं। आशा ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप अगर ये PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तर्क संगतता क्या है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो। तर्क संगति, जिसे हम रैशनैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक मानसिक प्रोसेस है, यानी कि मानसिक क्रिया है जो व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के क्रियाओं को, व्यक्ति के निर्णयों को नियमबद्ध चलाने की क्षमता को दिखाती है। यानी कि एक व्यक्ति में विचारों की क्या क्षमताएं हैं, वो क्या क्या कार्य कर सकता है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, एक व्यक्ति डिसीजन किस प्रकार से लेता है, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं और ये सब तर्क संगतता के अंतर्गत आती है। तर्क संगतता मानवीय बुद्धि और विवेक का ऐसा गुण है जो विचारों को प्रभावशाली बनाता है। तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ का एक लॉजिकल उत्तर ढूंढते हैं, और एक होते हैं जो हवाबाजी में बात करते हैं। तो लॉजिकली जो वही लोग काम करते हैं जिन्होंने चिंतन किया हो, मनन किया हो, सोच किया हो, अपने पूरी मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया हो, उनके पास जो एग्जाम्पल होंगे वो भी लॉजिकल होंगे, उनके जो थॉट होंगे वो समाज से बिल्कुल अलग होंगे। और तर्क संगति इसी प्रकार की एक मानसिक क्रिया है। तर्क संगतता में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है लॉजिक, क्योंकि तर्क संगति का आधार तार्किकता ही है। तार्किकता बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिकल चीज़ें। इसका अर्थ है कि जो विचार होंगे ना वो बिल्कुल सटीक होंगे, विद फैक्ट होंगे, हवा में बातें नहीं होंगी। उदाहरण के लिए अगर ये किसी को एक चीज़ को सही मान लेंगे तो उसे गलत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उस चीज़ को सही करने के लिए बहुत सारे लॉजिक दे देंगे, बहुत सारे तर्क दे देंगे, एविडेंस दे देंगे। तो तर्क संगतता में पहली चीज़ क्या होती है, तार्किक होता है इंसान। दूसरा, तथ्य आधारित निर्णय, यानी कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आज के टाइम पे 90% लोग ऐसे हैं जो सही से डिसीजन ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जो लोग लॉजिकल होते हैं ना, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, और पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुरंत डिसीजन ले पाए और बिल्कुल सही डिसीजन लें। तर्क संगतता उद्देश्यपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है, क्योंकि 2 प्रकार की सोच होती है। एक सोच होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं होता। लेकिन जो तर्क संगत व्यक्ति होता है उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, उसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, और वो उन्हें प्राप्त करने के लिए एक अच्छी योजना भी बनाता है। तर्क संगतता के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होती है, उससे वो लाभ प्राप्त कर सकता है, लाभ और हानि के बारे में सोच सकता है। तर्क संगतता के लाभ क्या हैं, समस्या समाधान आसानी से हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो लॉजिकल व्यक्ति होते हैं वो समस्याओं से भागते नहीं है बल्कि उसका समाधान करते हैं, और समस्या समाधान के प्रोसेस को सरल बनाते हैं। यह व्यक्ति को समस्याओं के मूल कारण, यानी कि समस्या की जड़ क्या है, उस तक पहुंचने की बात करते हैं और उसे हल करने की दिशा में कार्य करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बस वो सरकार को ब्लेम करते हैं, मैं डजेंट मैटर कोई सी पार्टी हो, वो लोग सरकार को सिर्फ क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन उनसे पूछो ना कि तुम क्या करते हो उसकी जगह, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि आलोचना करना एक अलग चीज़ है और सुझाव देना एक अलग चीज़ है। और मेरे हिसाब से क्रिटिसाइज करने का अधिकार उसे ही होना चाहिए जिसके पास सुझाव हो। जिसके पास सुझाव नहीं है वो क्रिटिसाइज भी ना ही करे। क्यों? जब आपके पास ही नहीं तरीका है तो सामने वाले को आप तरीका कैसे बताओगे? तो तर्क संगतता की सबसे बड़ा लाभ यह है कि समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से किया जाता है, समस्या की जड़ पर प्रहार किया जाता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है और भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। संवाद होते हैं, यानी कि बातचीत होती है, विचारों का आदान प्रदान भी किया जाता है और हर विचार का सम्मानपूर्वक उत्तर भी दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एथिक्स होती है, वैल्यू होती है, और अलग अलग परिस्थितियों में सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय भी लिया जाता है। चुनौती यह है कि कई बार अतिरेक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तर्क का यूज़ किया जाता है, और कई बार इमोशनली चीज़ों को अनदेखा किया जाता है। यानी कि इंसान प्रैक्टिकल जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो दिक्कत ये आती है कि वो इमोशनली चीज़ों को नहीं देख पाता, इंसानियत कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है कई बार, जो कि मानवीय व्यवहार के लिए बेकार है।
इसके अलावा जब तक जानकारी पूर्ण और सटीक नहीं होगी, तर्क संगतता प्रभावी नहीं होगी। तो तर्क संगतता की अगली सीमा यह है कि इसके लिए फैक्ट बहुत सारे होने चाहिए, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी दिक्कत है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि तर्क संगति जो व्यक्ति होती है, जो तर्क संगत व्यक्ति होता है, ये उसके मानसिक और भावनात्मक विकास का एक पहलू है। ये न केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी सफलता की एक कुंजी है। तो व्यक्ति को तर्क संगत होना चाहिए, तभी वो प्रगतिशील हो सकता है, तभी वो समाज में लाभ अर्जित कर सकता है और उच्च सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो इन 4 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी जो अगले 5 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि रूसो के प्रबोधन के आलोचनात्मक विचारों पर टिप्पणी कीजिए। तो जीन जैक्स रूसो की अगर आप बात करोगे तो ये बहुत ही महान फिलोसोफर में से एक हैं, बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं और संगीतकार भी रहे हैं। इनके विचारों ने फ्रेंच प्रबोधन को गहराई से प्रभावित किया है और प्रबोधन काल के अन्य विचारकों के भी ये समर्थक थे। रूसो ने क्या कहा है तो वो सुनो। रूसो सभ्यता और प्रगति की आलोचना करते हैं। रूसो का मानना है कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मानवता खत्म होगी, व्यक्ति नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ेगी समाज में असमानता आगे बढ़ेगी, लोग जेलस फील करेंगे, समाज में अन्याय बढ़ता जाएगा। वो प्राकृतिक अवस्था के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था, सुखी था, समाज में जो जटिलताएं उनसे मुक्त था। यानी कि रूसो ये कह रहा है कि जब मनुष्य ने स्टार्टिंग में बसना शुरू किया होगा, जो मनुष्य का प्रारंभिक समाज बना होगा, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र था, राइट टू लाइफ था, जीवन जीने का अधिकार था। जिस नदी से मर्जी उससे पानी पिया, जिस पेड़ से मर्जी फल तोड़े और खाए, अपना जीवन यापन किया। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बसती गई, कृषि का बारे में पता चला, मानवीय बस्तियों का विकास हुआ, इंसान सोशल लाइफ में जीने लगा, तो लोगों में जेलस फील होने लगी, लोग दूसरे का हक मारने लगे, समाज में असभ्यता आ गई, समाज धीरे धीरे करके भ्रष्ट होने लगा, समाज में अन्याय हुआ, समाज संघर्षों की ओर आगे बढ़ा। तो ये कह रहे हैं प्रकृति की ओर लौट चलो, प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलो। रूसो ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक प्रगति अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति ने लोगों की भावनाओं को अनदेखा किया है, मानवीय संबंधों को अनदेखा किया है। हर एक व्यक्ति अपना लाभ कमाना चाह रहा है और जब व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है वो दूसरों की हानि करता है। इन्होंने कहा हमें मानवीय भावनाएं समझनी चाहिए, संवेदनशीलता समझनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मानवता का उत्थान जब भी होगा जब हम प्रकृति को लौट चलेंगे। रूसो का शिक्षा पर क्या विचार है। रूसो की प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध किताब है एमिल, जिसमें उन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा बच्चों को प्रकृति के साथ भाई शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो स्वतंत्र और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बन सकें। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी निबंध में रूसो ने तर्क दिया है कि जैसे जैसे निजी संपत्ति का विकास होगा असमानता फैलती जाएगी। राजनीतिक विचार उन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं है तो उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जब एनलाइटमेंट का दौर चल रहा था तो रूसो के विचार जो थे वो पारंपरिक दृष्टिकोणों के खिलाफ थे, एक महत्वपूर्ण आवाज़ थी। उनकी आलोचनाएं आज भी ठीक है, ये बात तो ठीक ही है। जैसे जैसे समाज डेवलप होता जाता है वैसे वैसे समाज का एक घिनौना रूप सामने आता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी खत्म होती जाती है, मानवता खत्म होती जाती है। और ऐसे में सोचना पड़ता है कि जिस मानव के विकास के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वास्तव में उस मानव को उस चीज़ का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आशा करता हूँ मैं कि इन 5 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पेपर में आया तो डेफिनेटली आप कर देंगे। अगले जो 5 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।